हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आ जाइए क्लास में, एक बार हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग साक्षी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। वॉइस वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर है। गुड मॉर्निंग अंजलि। अंजनी है ना, अंजलि अंजलि मैं कहता हूँ, अंजनी है। आज मैंने आपके नाम पर ध्यान दिया। चलिए, जय श्री कृष्णा करिश्मा, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी गया होगा कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान एवं संविधानवाद। ओके, चलिए, तो अब आप हमें ये बताइए कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। जैसा कि शब्दों से आपको पता होना चाहिए कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है। नहीं है पता तो फिर हम लोग यहाँ तो डिस्कस करेंगे ही, है ना। चलिए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है। चलिए बताइए। ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, संविधान किसी देश को सुचारू रूप से चलाने वाला नियम को कहते हैं। ओके, जो लिखित भी हो सकता है, जो अलिखित भी हो सकता है ना, रिटेन एंड अनरिटेन हो सकता है। ओके, चलिए और लोग जवाब दीजिएगा। संविधानवाद पहली बार सुना है। ओके, कोई बात नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, विचारधाराएं पढ़ रहे थे, तो वहां क्या था। उदारवाद, नारीवाद, मार्क्सवाद था। तो ऐसा ही संविधानवाद है ना। चलिए, यस, ओके, चलिए। सबसे पहले याद रखिएगा, ये कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, यहाँ आपको याद रखनी है और बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है। ओके, जैसे ए बी डाइसी की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कार्ली फेडरिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, के सी वेयर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, जीन ब्लॉन्डेल एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ई वॉकर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये आपको कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, इनको आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग आते हैं, पहले मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जान लेते हैं। संविधान का आशय क्या है, संविधान की मीनिंग, अर्थ जान लेते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। नियम कानून होते हैं इसमें लिखित एवं अलिखित। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किन देशों में लिखित संविधान है, किन में अलिखित है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले संविधान के बारे में जानेंगे। उन समस्त लिखित अलिखित नियमों एवं कानूनों का समूह है जिनके आधार पर किसी देश की व्यवस्था संगठित की जाती है। किसी देश की व्यवस्था संगठित की जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, संविधान सारे देशों में हो सकता है, चाहे वहां निरंकुश तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो। ओके, तो संविधान हर कोई अपना बना सकता है कि भाई कुछ नियम लिख लेंगे
जो लिखित होंगे अलिखित होंगे और उनसे देश का पालन कर रहे हैं, देश चला रहे होंगे, ओके, व्यवस्था चला रहे होंगे। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें शक्तियों का विभाजन भी होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संविधान क्या करता है, शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन करता है। ओके, पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गवर्नेंस। ओके, सरकार के अंगों में। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग निर्मला। ये चीज क्लियर हुई कि संविधान क्या है और कि संविधान किन देशों में बनाया जा सकता है, निरंकुश देश में भी बनाया जा सकता है, तानाशाही देशों में भी बनाया जा सकता है। नियम तानाशाही देश भी बना दे, वो कहे हम भी संविधान के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन संविधान वो नहीं होता है। ओके, संविधानवाद क्या होता है, जहां मूल वैल्यूज एवं आइडिया एवं राइट पर भी थोड़ा हित दिया जाए। ओके, आगे संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं। संविधान के उद्देश्य, द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार की जो शक्ति है उसको लिमिटेड रखा जाए संविधान के अनुसार। जैसे मान लीजिएगा आज जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कहीं ना कहीं पावर लिमिटेड है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। कैसे है, जनता को अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के खिलाफ ही दिए जाते हैं, है ना, कि राज्य आप पर ज्यादा अत्याचार ना कर सके। जब हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें हमने राइट के बारे में आपको पढ़ाया था। ओके, आई होप आप सभी ने वो क्लास देखी होगी और समझी भी होगी, है ना। गुड मॉर्निंग प्रिया। भारत का लिखित और विस्तृत संविधान है जो विधिवत संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। यस, ओके, वेरी गुड साक्षी। तो राजनीतिक संविधान का उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना की जाती है जो सरकार द्वारा अर्जित किया जाएगा। अब एक तानाशाही देश भी संविधान बना सकता है लेकिन वहां कोई वैल्यूज एवं आइडियाज नहीं होते हैं। ओके, तो उसे हम लोग एक संविधानवाद नहीं कहेंगे। तो राजनीतिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना सरकारों के द्वारा वर्णित किया जाएगा। संविधान के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, शासन को वैधता प्राप्त की जाती है कि शासन सही है। एक शासन किस द्वारा किया जा रहा है, कानूनों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए शासन सही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, मूल अधिकार। यस, चल अब संवैधानिकता क्या है। संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक आधुनिक अवधारणा है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, कानूनों विनियमों द्वारा शासित एक राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। वहां क्या है, कानून नियम द्वारा कुछ नियम बना दिए जाएंगे और चलेगा। लेकिन संवैधानिकता में क्या होता है, एक राज्य क्या है कि कानूनों द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। ओके, ये यहाँ से पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओके, याद रखिएगा। अगला, इट स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड नॉट रूल ऑफ इंडिविजुअल। कहने का तात्पर्य है कानून के शासन यानी कानून की सर्वोच्चता होगी, कानून की सर्वोच्चता के लिए खड़ा होगा, ना कि व्यक्ति के शासन के लिए। और वहां जो संविधान है वो संविधान व्यक्ति के शासन के लिए भी खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ जो संविधानवाद है वो व्यक्ति के शासन के लिए नहीं होता है, वो कानून के लिए खड़ा होता है। एक तानाशाही देश में भी कुछ नियम होते हैं तानाशाही के, है ना। हिटलर, मुसोलिनी, वो अपने नियम बना लें कि भाई ये हमारा संविधान है कि ऐसे ऐसे हम शासन करेंगे, सिर्फ राज्य ही सब कुछ होगा। तो वो कहीं ना कहीं हिटलर और मुसोलिनी के व्यक्ति के शासन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हिटलर मुसोलिनी क्या चाहते हैं, राज्य में राज्य जैसा भी हो, राज्य के लिए हम सब कुछ करेंगे, व्यक्ति की जान भी देनी पड़े तो हम व्यक्ति की जान दे देंगे। लेकिन यहाँ संविधानवाद में ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ कानूनों के अनुसार चलता है सब कुछ। अगर व्यक्ति गलत है तो उसको सजा दी जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो अब आपको संविधान एवं संविधानवाद में अंतर समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। देखिए, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये उदारवादी विचारधारा, लिबरल का समर्थन करते हैं। लिबरलिज्म
विचारक इसका समर्थन करते हैं, संविधानवाद का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। संविधानवाद कानून के अनुसार चलना होगा। यस, मतलब वो जो भी कानून होंगे वो संविधान के ही अनुसार चलेंगे, वो व्यक्ति का शासन नहीं चलेंगे। जो संविधान में लिखा होगा वही करेंगे, वो होता है संविधानवाद। ओके, क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है आप सबकी? ओके, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं संविधान। वहां हम लोग संविधान के बारे में समझा कि संविधान क्या है, तानाशाही भी बना सकता है, लेकिन संविधानवाद क्या है और डिटेल में हम लोग समझेंगे। संविधान शासन संचालन के लिए लिखित नियमों एवं कानूनों का एक दस्तावेज होता है, संविधान। ओके, ऐसे समझिएगा, जो देश संविधान के अनुसार चलते हैं, व्यक्ति के अनुसार नहीं, उन्हें हम संविधानवाद कहते हैं। ओके, या संवैधानिक कहते हैं। दस्तावेज है, इसलिए संविधान विश्व के प्रत्येक राज्यों में विद्यमान है। प्रत्येक राज्य में संविधान विद्यमान है, जबकि संविधानवाद मूल्यों एवं आदर्शों का एक संग्रह है, जिसमें स्वतंत्रता, अधिकारों जैसे मूल्य शामिल होते हैं। जनता के लिए संविधान प्रत्येक देश में विद्यमान है, परंतु संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, व्यक्ति नहीं। ओके, तो संविधानवाद के अंतर्गत व्यक्ति का शासन संभव नहीं हो सकता है। अब हम कहें कि भाई हिटलर मुसोलिनी का जो राज्य था वो संविधान पर आधारित था, बिल्कुल नहीं था, वो व्यक्ति पर आधारित था। ओके, तो यहाँ व्यक्ति का शासन नहीं होता है संविधानवाद में। संविधान का होना संवैधानिक शासन की गारंटी नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस संविधान का होना कि हमारे देश में संविधान है, कुछ नियम है, तो संवैधानिक शासन की गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संविधान का निर्माण एक तानाशाही भी कर सकता है। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा आपके घर में कुछ नियम कानून है और बना लिए भाई, और उन नियम कानूनों को किनके द्वारा और किनके हित में बनाया गया? तो आपके पिताजी के हित में बनाया गया कि छोटे बच्चों की सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ उनसे काम कराया जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं वो उनके हित में बनाया गया। अगर हम छोटे बच्चों को भी स्वतंत्रता दें कि भाई आपको क्या खाना है, संडे में आपको कहाँ घूमने जाना है, तो वो एक क्या हो जाता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, मूल्य एवं कर्तव्य जो होते हैं, है ना, आइडियाज एवं वैल्यूज जो है आपकी, उनके अनुसार परिवार चलता है। तो वो एक क्या हो जाता है, एक नियम हो जाते हैं सबके लिए, सबको बराबर देखा जाता है, उसे हम संविधानवाद कह सकते हैं। ओके, यस, भारत संविधानवाद हुआ। यस, संविधानवाद में, संविधान में देखो, संविधान में क्या होता है, संविधान में कानून हर कोई बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो कानून किनके द्वारा होने चाहिए? अगर मान लीजिएगा संविधान, हमने कहा मोदी जी कहें, अगर मान लीजिए कि संविधान हमने अप्लाई किया, लेकिन संविधान में उन्होंने कुछ कानून बनाए कि भाई राज्य के लिए सब कुछ होगा, अगर कोई व्यक्ति हमारा विरोध करता है तो हम उसे मार देंगे, तो ये संविधानवाद नहीं हुआ। ये उनके नियम है, खुद के लिए नियम है, खुद को बचाव के लिए, ठीक है। इनमें कहीं आपको वैल्यूज दिख रही हैं, आइडियल्स दिख रहे हैं, आइडियाज, आदर्श दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। मोरलिटी दिख रही है, नैतिकता दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? तो इसे हम संविधानवाद नहीं कह सकते। ओके, भारत में क्या है कि सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, और कानून सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, जनता संप्रभु है, तो वो संविधानवाद है कि संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग करिश्मा, यहाँ तक चीजें क्लियर आपकी कि संविधानवाद क्या है? ओके, एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स अपलोड कर दिए थे, तो आप लोग शायद पढ़ के आए होंगे, है ना? कौन कौन पढ़ के आया है? कौन कौन पढ़ के आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें क्या अंतर है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, रिटन एंड अनरिटन।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनसे पूछ लेंगे कि कौन से देश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस है। ठीक है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप जितने भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको याद कर लीजिएगा, बस बकाए जो आएंगे उन्हें अनरिटेन में ठोक दीजिएगा, है ना, तो चल जाएगा काम। ओके, पढ़े तो थे पर समझ अब आ रहा है। यस, पहले पढ़ना है फिर समझ में आएगा, है ना। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिकली एक व्यवस्थात्मक रूप से एक डॉक्यूमेंट रिटेन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना। इसमें ये कठोर, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ दोनों होता है ना। कठोर एवं लचीला होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, रिटेन में संविधान सर्वोच्च होता है। ओके, और अनरिटेन में क्या होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी होते रहते हैं बेस्ड ऑन कन्वेंशन, सम्मेलनों के अनुसार या कस्टम अपने स्वयं या परंपराओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे इंग्लैंड का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल अर्थात लचीला है। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, संसद और लेजिस्लेचर सुप्रीम है। जुडिशरी पावर आर लिमिटेड, न्यायपालिका की शक्ति लिमिटेड है। और मैग्ना कार्टा के बारे में यहाँ कहा गया है। मैग्ना कार्टा एक ऐसा घोषणा पत्र है जो सबसे पहले अनरिटन में आया 1215 में, जून 1215। ओके, मैग्ना कार्टा, ये चीजें याद रखना है। और ये यूके में आया था, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो इनमें कुछ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूके, इसराइल, न्यूजीलैंड, कनाडा, है ना। इनमें सब में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यहाँ हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक राष्ट्र के शासन के लिए लिखित नियमों विनियमों की व्यवस्थित रूप से संहित वाद्य एवं दस्तावेज संदर्भित है। संविधान कठोर एवं लचीला होता है। संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने की शक्ति है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। ओके, एग्जाम्पल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, जापान। अलिखित में एक राज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं विनियमों को संदर्भित करता है, ना कि किसी दस्तावेज में संग्रहित एवं लिखित है। ये सिर्फ एक स्टेट को नियंत्रित करने के नियम कानून बताता है, लेकिन ये किसी भी दस्तावेज में लिखा हुआ नहीं होता है। ओके, और यह परिपाटियों अर्थात रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित होता है। लचीला होता है, इसमें कभी फेरबदल कर सकते हैं। संविधान विधायिका का सर्वोच्च है, संसद एवं विधायिका का सर्वोच्च है। न्यायिक शक्तियां सीमित हैं, जुडिशरी की जो पावर है वो सीमित है। मैग्ना कार्टा अलिखित है, सबसे प्रारंभिक रूप से माना जाता है इसे 15 जून 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया था। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ कुछ कंट्रीज दिए हैं, वो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर सभी को, है ना। ये जब पढ़ेंगे आप तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। देखिए, अब चीजें सिंपल है, बस समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग में लग रहा था कंपैरेटिव बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ऐसा नहीं होता। अब बस देशों में कंपेयर करके हमको पढ़ना है ना। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की आपके पास पुस्तक है ना, तो उसमें भी एक डीप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब, है ना। अगर एग्जाम से संबंधित आपको पढ़ना है तो आपके लिए ये चीजें इनफ है। बस इनको थोड़ा डीप में या एक किताबी भाषा में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, जो आपके पास बेसिक बुक्स हैं। क्लियर, चलिए, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, किस पर बेस्ड है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अनरिटेन है, ओल्डेस्ट है, मोस्ट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टाइम, बेस्ड ऑन रूल्स, कन्वेंशन, कस्टम, ट्रेडिशन, परंपराओं पर आधारित है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फ्लेक्सिबल है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बेस्ड ऑन रूल्स है, नो रिजिड सेपरेशन पावर, कठोर पृथककरण नहीं है, टू पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी गवर्नमेंट एंड अदर अपोजिट। एक पार्टी जब गवर्नमेंट में रहती है तो दूसरा एक विपक्ष में उसका विरोध करती है। ओके, दो पार्टियां, कंजर्वेटिज्म एंड लेबर पार्टी। ओके, ब्रिटिश स्टेट है, हेरिडेटरी हेड, मोनार्की है, राजतंत्र है, पार्लियामेंट्री है, सॉवरेन, संसद संप्रभु है,
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक संसदीय व्यवस्था है यहाँ, है ना, ये चीजें। वहाँ 2 हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्वीन है, एक रानी है। ये चीजें आपको याद रखना है। द्विसदनात्मक बाइकैमरलिज्म, 2 हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस कहा जाता है एंड हाउस ऑफ कॉमन्स इसे लोअर हाउस कहा जाता है। एकात्मक सरकार है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, मेन पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अगला है यूएसए का सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। ये 1789 में आया है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और स्टेप बाय स्टेप ये फर्स्ट 1776 में इसने घोषणा की और 1789 में ये फोर्स में आ गया था। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक व्यवस्थित रूप से इसे लिखा गया है, लीड किया गया है, गवर्नेंस प्रशासन है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस सुप्रीम, संविधान सर्वोच्च है, ये चीजें लोग मानते हैं, है ना। लेज डाउन अबाउट आउटलाइन ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड लीव्स इट टू ईच स्टेट ऑफ डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी जो 13 कॉलोनीज हैं, यूएसए 13 कॉलोनी से मिलकर बना है, ओके। और ये 13 कॉलोनी एक साथ आने के लिए सामंजस्य हुआ था दोनों में, सभी में। तो इसमें क्या है कि जो राज्य हैं, जो कॉलोनी है, उनको राज्य को स्वयं में अधिकार है कि वो अपनी सरकार अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। केंद्र में एक होगा राष्ट्रपति, है ना सर। एकात्मक सरकार और एकल नागरिक अलग अलग है क्या? नहीं, एकात्मक सरकार मतलब एक, यूनिटरी, ओके, ये चीज याद रखिएगा, है ना। यहाँ कई चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ये क्या है, 1776 में इन्हें स्वतंत्रता की घोषणा की, 1789 में ये फोर्स में आए, 13 कॉलोनी ने सामूहिक रूप से कदम उठाया, है ना। ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया। और सबसे एक चीज और रखिएगा, याद रखिएगा, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ओके। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वोच्च, मतलब संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम, ठीक है। लेज डाउन अप डाउन डाउनबोर्ड आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार का एक स्ट्रक्चर होता है और एक संरचनात्मक होता है। और एक मान लीजिएगा राज्य सरकार का जो है, तो राज्य अपने आप में अपनी कॉलोनीज, अपने राज्य की व्यवस्था स्वयं तय कर सकती हैं, ना कि केंद्र करेगा, ओके। संघीय सरकार की संरचना के लिए क्या बात करते हैं ये लोग, व्यापक रूपरेखा तैयार की है, स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार के लिए एक व्यापक रूपरेखा या संरचना तैयार की गई है और सरकार की एंड लीव इट टू ईच स्टेट ऑफ डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो और हर राज्य को अपने ऊपर, हर राज्य को अपनी व्यवस्था को या संगठन को डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए उनके ऊपर ही उनके डिसीजन छोड़ दिए कि आप लोग अपने गवर्नमेंट के अंदर या अपने राज्य के अंदर क्या संगठन बनाना है, क्या डिसीजन लेना है, आप स्वयं डिसाइड करेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार का ये रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आक्रमण या कोई आपदा आती है तो उससे आप बचाव करेंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं सबको अलग अलग दी गई हैं, ओके। फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ये संघीय प्रणाली का समर्थन करते हैं, अर्थात इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो भी इनकी कॉलोनीज हैं, सब आपस में मिलकर, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए आए थे, जैसे कनाडा है, कई सारी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सबके पास एक पावर जो है, सबके पास बराबर बराबर है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र के पास कुछ अलग पावर होगी, राज्य के पास अलग होगी, लेकिन अमेरिका में क्या है कि सारी पावर सबको सेम सेम बटी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, तो जो उनका संविधान है वो बहुत कठोर है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता को मानते हैं। अब आपको अगर याद आ रहा होगा, लोकप्रिय संप्रभुता से कौन सा थिंकर है, हम लोगों ने वेस्टर्न थॉट में पढ़ा था, याद है आपको? चलिए बता दीजिएगा थोड़ा। लोकप्रिय संप्रभुता से कौन सा
या कौन विचारक बात करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में? चलिए आंसर कीजिए। कुछ आप पूछ लिया जाए तो रिवाइज हो जाए, है ना? बताइए भाई। आंसर दीजिए। गलत सही जो भी है वो बताइए, है ना? अंजनी, रूसो, और कोई? अंजनी के अलावा और किसी को पता नहीं है ना? चलिए वेरी गुड अंजनी। रूसो ने कहा था, रूसो की हम लोगों ने जर्नल वेल को देखा था, है ना? तो वहाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। ओके वेरी गुड। ग्रीन नहीं है साक्षी, रूसो है ना? ओके। Total watertight and separation of power are laid down in Constitution. It is supplemented by the principle of check and balance. एक क्या है यहाँ पर? चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है, संतुलन के लिए भी रखा जाता है ना? संविधान में शक्तियों का समान वितरण भी है और जांच एवं संतुलन का सिद्धांत फॉलो करते हैं ये लोग। ओके। बाइकैमरल अर्थात द्विसदनात्मक, in legislature the United States House of Representatives and the Senate. यहाँ विश्व की सबसे शक्तिशाली सीनेट मानी जाती है क्योंकि सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, हर एक राज्य से 2 सदस्य आते हैं अमेरिका में। ओके। सीनेट इज कंसिडर्ड 100 मेंबर टू ईच अदर एंड मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफ रिपब्लिकनिज्म, गणतंत्रवाद मानता है और फॉलोज प्रेसिडेंटियल सिस्टम अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली मानता है। डुअल सिटीजनशिप, एक केंद्र की नागरिकता होगी और एक राज्य की अलग अलग। ओके। यूएसए जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि ये जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करते हैं और न्यायिक समीक्षा हम लोगों ने यूएसए से ही लिया है, इसीलिए इनकी न्यायपालिकाएं बहुत पावरफुल है। Judiciary is a custodian and guarantor of the Constitution and fundamental right of American people. Judiciary क्या करती है? लोगों के फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उनके लिए सुरक्षा भी करती है। The first 10 amendments of the American Constitution contain Bill of Rights. जो 10 शुरुआत के पहले 10 अमेंडमेंट संशोधन है उनको बिल ऑफ राइट के रूप से जाना जाता है, जिनमें क्या कहा है? जनता के लिए राइट, अधिकार एवं लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात की जाती है। ओके। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम, जिसमें क्या है? जनता द्वारा चुना जाता है। ओके। सब कुछ जनता द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी में क्या है कि भाई जनता द्वारा क्या होगा? राज्य का प्रमुख, पॉपुलर सॉवरेनिटी में मैंने आपको रूसों को बताया था, जनरल विल, है ना? राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों किससे चुने जाएंगे? जनता द्वारा। ओके। इसे हम लोग पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, जो हमने आपको जुडिशियल रिव्यू बताया है, यहाँ हम लोग जब पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एक केस हुआ था अमेरिका में, मारवरी वर्सेस मेडिसन। इससे ही, इस केस से ही ये चीज आई थी। ओके। यहाँ तक क्लियर? ओके वेरी गुड। आगे आते हैं फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का संविधान। तो इसमें भी क्या है? सिस्टम सिर्फ वही है। ये 5th रिपब्लिकन हैज बीन ऑपरेशन सिंस October 4
एंड 1958। पांचवें गणतंत्र में इसे अप्लाई किया गया था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को। कई बहुत बार इनमें संशोधन भी हुआ था, लेकिन पांचवा जो इनका गणतंत्र आया था उसमें इन्होंने 4 अक्टूबर 1958 में संविधान लागू किया। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली विल ड्रॉ इंस्पिरेशन ऑफ द जनरल डी ग्वाले। जनरल डी ग्वाले से एक व्यक्ति थे, उनसे ये उन्होंने इनका संविधान तैयार किया था और उसे अप्लाई किया गया था 4 अक्टूबर 1958। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन किनके द्वारा बनाया गया था, तो जनरल डी ग्वाले। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनका? फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स प्रेसिडेंटियल एंड पार्लियामेंट्री मॉडल है। ओके, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, दोनों चीजें इनके में मिक्स हैं, संसदीय एवं राष्ट्रपति। और रिटन है इनहेंस कॉन्स्टिट्यूशन, इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉपुलर सॉवरेनिटी है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन 1958 अफेयर्स बिलीव इन द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स। पॉपुलर लोकप्रिय संप्रभुता है, जैसा हमने आपको बताया है कि जनता द्वारा सब कुछ चुना जाएगा। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक सरकार है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इनके यहाँ, है ना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, एक कानून को ये लोग सर्वोच्च मानते हैं। ओके, रिजिड कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, ये संप्रभुता को मानते हैं, सॉरी धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको याद होगी, धर्मनिरपेक्षता का ये अनुसरण करते हैं, है ना। और पीएम को सदन के प्रति जवाबदेही देनी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी, है ना। पीएम वोट नहीं डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, एक संवैधानिक परिषद क्या होती है इसे समझ लीजिएगा। इसमें 11 मेंबर होते हैं जो लॉ डिसाइड करते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल पूछ लेते हैं फ्रांस में, या मान लीजिए यहाँ से असेसन रीजन क्वेश्चन बना देंगे, पूछ लेंगे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है या नहीं, तो आपको एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Constitution establishes a republic form of government, गणतंत्र रूप है, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ सिटीजन, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार भी दिए जाते हैं, बाइक्रमल द्विसदनीय व्यवस्था है, नेशनल असेंबली एंड सीनेट, है ना, राष्ट्रीय सभा एवं सीनेट। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, अब आता है चाइना का संविधान। चाइना का संविधान तो जैसे तो आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ही हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बाकी जैसे रसिया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ इम्पोर्टेंट अमेरिका, फ्रांस, चाइना एंड भारत एंड ब्रिटेन, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो चाइना का संविधान क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज सुप्रीम लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना का जो संविधान है वो जनता के लिए सर्वोपरि है, रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा बनाया गया है। एडप्ट इसे कब किया गया है? फिर 5वें चरण में से वो एडप्ट किया गया है, तो 5वें नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस द्वारा दिसंबर 4 दिसंबर 1982 को। ओके, भारत के बाद ही स्वतंत्र हुआ था, बना था इसका। चाइना इज सोशलिस्ट कंट्री, समाजवादी है। दिस इज सुप्रीम ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ चाइना। ये किसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है? मार्क्स है, लेनिन है, इन सब की विचारधारा से ये बहुत प्रभावित था, और इन्हीं की विचारधारा का इनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रभाव पड़ा है। ओके, याद रखिएगा।
द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना जो नेतृत्व एक्सेप्ट करती है वो किसका करती है? सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, अब वहाँ एकल ही शी जिनपिंग का शासन है भाई। प्रियम्बल, द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, ये सारे डिक्लेयर करते हैं इनकी आइडियोलॉजी एवं इनके गोल को। ओके, इनका प्रियम्बल जो है इन सब पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म टू हैज बीन गिवन अ ड्यू स्पेस इन कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के लिए बहुत सारा एक मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप, संवैधानिक बाद लाने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को अगर मिलेगा रियल में, तो वहाँ जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। कोविड के टाइम क्या हुआ था, है ना, ये सब आपको पता ही है। ओल्ड डिफाइन ऑफ चाइना, डिक्टेटरशिप ऑफ पेट्रोलियम, वहाँ तानाशाही थी, है ना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने उसकी जगह सिर्फ रिप्लेस किया क्या? पीपुल्स और डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, लोगों का लोकतांत्रिक रूप से। ठीक है, पहले वहाँ तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप था, अब वहाँ उसी की जगह रिप्लेस कर दिया कि अब जनता क्या अधिपत्य होगा, जनता का अधिनायक तत्व होगा, जनता की तानाशाही है। ओके, सिर्फ क्या दिखाने के लिए कि हम लोकतंत्रवादी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चाइना आपको लोकतंत्र लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है? किस किस को लगता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बताइए। आप में से किस किस को लगता है चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ओके, सिर्फ दिखाने के लिए करता है। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर टू फ्लेक्सिबल नॉर टू रिजिड। ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल लचीला है, ना ज़्यादा कठोर है ये। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार है, अभी तो एक ही सरकार है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के बारे में बात करते हैं। वन पार्टी सिस्टम, एक सरकार का शासन है। ओके, सर्च इंजन तक गवर्नमेंट का है। यस, सारी चीजें गवर्नमेंट की हैं वहाँ। तो ऐसे में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको पता नहीं कब उठा लिया जाएगा, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। और हमारे देश में क्या है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिएगा, सरकार अपनी आलोचनाएं सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपके प्रति कोई गलत काम या गलत कदम नहीं उठाती है ना। यही आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है कि आप सरकार के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को ये गर्व होना चाहिए, गर्व होता ही है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आप खुलेआम, खुले सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दीजिएगा गवर्नमेंट के लिए, कभी कुछ नहीं कहेंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर, द नेशन पीपुल, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कंपेरिजन, द लेजिस्लेचर ब्रांच यूनिक्रेनम। लेजिस्लेचर एकात्मक है और जिसमें 3000 मेंबर हैं। ओके, 3000 मेंबर कैसे हैं? टास्क, डिसीजन रिलेटेड, पॉलिसीज, अमेंडमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, वो सारे सरकार से संबंधित हैं, सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इज रिग्रेट एज हेड ऑफ स्टेट। जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो उसका हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का प्रमुख है, वही सब कुछ है। ठीक है, वहाँ यहाँ तक कि वो सेना का भी प्रमुख है। जुडिशरी, चाइना की जुडिशरी कमिटेड जुडिशरी है, अर्थात जो करप्टेड केस में ऑफिसर्स आते हैं उनको दंड देने के लिए वो जुडिशरी है। ओके, आम जनता के लिए नहीं है। राइट एंड ड्यूटीज क्या है? कुछ भी राइट नहीं है, सिर्फ आपको वोट देना है, वो भी एकल पार्टी है उसको वोट देना है। उसमें आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, वोट का अधिकार दिया है। और कुछ ड्यूटी है कि आप देश के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ सोशलिस्ट समाजवादी रहेंगे आप।
और कुछ नहीं। ये ड्यूटीज एंड राइट है ना। मतलब जो भी ड्यूटी एंड राइट है वो सरकार के ही लिए है, आपके स्वयं के जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, और हमारे यहाँ राइट एंड ड्यूटीज क्या है ये आपको पता है कि आपको अगर आपका अधिकार है, सरकार गलत कर रही है, आपने आवाज उठाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वहां अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आपको तुरंत निपटा दिया जाएगा, है ना। अच्छा, चीजें क्लियर। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिकता की उदार अवधारणा के संदर्भ में सही है। संवैधानिकता कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, और लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उदार संवैधानिकवाद के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए। साक्षी डी, अंजनी डी, और किसी का आंसर। सरकारी ऑप्शन है, लगा दीजिएगा डी, है ना। तो डी ऑप्शन सही है आपका। ओके, साधन साध्य दोनों है इसमें, व्यक्ति अपने भी लिए काम करता है और राज्य के लिए भी, मुक्ति मूलक एवं मुक्ति युक्त है, फ्री वैल्यू एंड फ्री बाउंडेड, दोनों प्रमाणिक एवं अनुभवजन्य आयाम है। अब नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल, अनुभवी और प्रमाणिक। ओके, वेरी गुड। तो आप सबको चीजें समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर जो भी स्टूडेंट जो हमने नोट्स दिए थे आप पढ़ के आए हैं तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये हमने आपको एग्जाम के हिसाब से पॉइंट बाई पॉइंट चीजें समझा दी हैं। अब आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन एक बार किताब में भी पढ़ लीजिएगा। बस एक बार रीड करना है, किताब से याद नहीं करना है। ये हमने मेन पॉइंट आपको नोट करा दिए। ओके, तो अब हमें एक चीज बता दीजिए, संविधानवाद कैसी अवधारणा है, कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, बताइए। यस, वेरी गुड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, आधुनिक विचार, सॉरी आधुनिक अवधारणा है। ओके, और ये किसका समर्थन करते हैं, ये उदारवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं, लिबरल थिंकर जो होते हैं वो इनका समर्थन करते हैं। संविधानवाद में व्यक्ति भी स्वतंत्र होता है, ये सारी चीजें। ओके, निर्मला, अगर आपने एमए कर लिया है तो आपके पास बुक होगी, सीबी गेना होगी या फिर ओपी गाभा होगी, है ना। ओपी गाभा सिंपल भाषा में है, वो आप परचेज कर सकते हैं, और उससे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो उससे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, जो है कोकोनट की तरह समझ। हाँ यार, यस, चलिए, ओके, वेरी गुड। सर हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ओपी गाभा ले लीजिएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक हो सकता है ये चीज़ें समझने में मुश्किल हो, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि आपको एक सिंपल भाषा में हम आपको समझा दें, है ना। तो ओपी गाभा बहुत अच्छा है, सीबी के ना आप हिंदी उसमें बहुत एकदम शुद्ध हिंदी है उसमें, है ना। हाँ, ओपी गाभा बहुत सही बुक है। चलिए, अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये है, मारवाड़ी बनाम मेडिसन मामला किससे संबंधित है।
समझ आ गया, अच्छी बात है। देखिए अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी एक बार, है ना। और जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए आंसर कीजिए। अंजनी बी, जोया बी, मिस प्रियंका शर्मा बी, पंकज बी, साक्षी बी। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर भी है, वेरी गुड। ये अमेरिका में हुआ था जुडिशियल रिव्यू। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, किसने कहा सच पूछिए तो ग्रेट ब्रिटेन में कोई संवैधानिक कानून नहीं है। प्रिया शर्मा, ये आंसर आप क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, इसी का आंसर दे रहे हैं, सच पूछिए तो ग्रेट ब्रिटेन में कोई संवैधानिक कानून नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। ए एंड बी में कंफ्यूजन है। और किसी को क्लियर तो नहीं होगा यहाँ जो है आज, ये होमवर्क के लिए है आपके लिए। ओके, ये HW, और कल हमने आपको HW दिया था कुछ देशों के नाम पूछने के लिए, है ना। वो कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जो होमवर्क दिया जाएगा वो रिवीजन के टाइम आपसे पूछा जाएगा। ओके, अभी तो सिर्फ जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग बढ़िया से रिवीजन करेंगे। ओके, ऑप्शन इसका एबीडाइसी है। ओके, ग्रेट ब्रिटेन में होगा एबीडाइसी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। संविधानवाद एक ऐसे शासन को प्रमुख महत्व देता है जो एक अधिनायकवादी सरकार के विरोध में है। संवैधानिक कारण है, संवैधानिकता की अवधारणा को राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद के आदर्शों का पालन करना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए। जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऑप्शन बी है। ओके, ये चीज याद रखिए, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहाँ तक चीजें आप सबकी क्लियर हुई होंगी ना। अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट हो, क्लास से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, या फिर और कोई टॉपिक हो तो बताइएगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी हमारे पास समय है। यस, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ओके, चलिए आंसर कीजिए।
सॉरी, डाउट पूछिए अगर हो कोई। अब हम लोग मिलेंगे 8 PM पर, जहां हम लोग थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, विकास के सिद्धांत। सर एक दूसरे के पूरक नहीं है। यस, एक दूसरे के पूरक नहीं है। क्या स्पष्टीकरण पूछ रही हैं क्या साक्षी? स्पष्टीकरण मतलब एक दूसरे को व्याख्या नहीं करते हैं। ओके, ये है ना, एक दूसरे की व्याख्या मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ओके, स्पष्टीकरण मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, नहीं मीन्स नहीं करना। ओके, तो स्पष्टीकरण की जगह कभी कभी ये आ जाता है व्याख्या करते हैं या नहीं। ओके, तो मेरे तरफ से सेशन समाप्त है। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है पूछ सकता है। अब अगला जो टॉपिक होगा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग W रोस्टॉक को पढ़ेंगे, है ना। कई थिंकर होंगे, मॉडर्निस्ट थ्योरी भी पढ़ेंगे कि कैसे विकास हुआ है और कैसे एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण कर रहा है या एक देश दूसरे देश का शोषण कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। वो क्लास आपको लाइव ज्वाइन करना है। ओके, दोनों सही है, लेकिन आपको यहाँ बीच में भाई का आंसर ढूंढना है। तो भाई का आंसर कैसे? संविधानवादी एक ऐसे शासन को प्रमुख महत्व देता है जो अधिनायकवादी सरकार के विरुद्ध है। सही है, क्योंकि संविधान की अवधारणाओं को राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद एवं समाजवाद के आदर्शों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसमें ए सही है, ओके, बी नहीं है। इसे आप लोग गलत कर लीजिएगा, ए सही है, क्योंकि संविधानवाद की अवधारणा राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं समाजवाद के आदर्शों का पालन करना चाहिए, इसलिए वो सरकार का विरोधी होता है। ओके, चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे 8 PM पर, तो उसे भी लाइव ज्वाइन कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अगर नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, उसी दिन देखिएगा जिस दिन क्लास हो जाए। साक्षी अब क्लियर हो गया। चलिए, ओके, कोई बात नहीं। PYQ के लिए आप बोले लीजिएगा, यूथ पब्लिकेशन का आता है। ओके, अच्छा आता है वो। ओके, मोस्ट वेलकम साक्षी। यस, यूथ पब्लिकेशन। ओके, बाय, मिलेंगे 8 PM। निर्मला, ऐप वाला भी चलेगा, ठीक है, ऐप वाला भी चलेगा। अगर आपको नहीं परचेज करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बुक करना है तो यूथ पब्लिकेशन का कर लीजिएगा। ओके।